नमस्कार। समाज में हम अक्सर सुनते हैं ना कि लड़के मजबूत होते हैं, भाई रोते नहीं, या फिर शहर के लोग तो बस अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये बातें इतनी आम हैं कि हम शायद ही रुककर सोचते हैं कि ये आती कहाँ से है, इनका असर क्या होता है असल में। सही कहा, हम सोचते ही नहीं। हाँ, और ये सिर्फ कहावतें नहीं है। देखो, हमारे यहाँ जो स्रोत सामग्री लगी है वो साफ बताती है कि कैसे ये ऊपर से सामान्य लगने वाली बातें असल में गहरी सामाजिक चीजों से जुड़ी हैं। जैसे पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स, और यही आगे चलकर भेदभाव का कारण बनती है। अच्छा, तो आज की हमारी ये खास बातचीत इसी पर केंद्रित है फिर। हाँ हम विविधता, पूर्वाग्रह और ये जो भेदभाव का पूरा ताना बाना है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य यही है कि इन थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली बातों से जुड़े कुछ अहम और शायद कम चर्चित पहलुओं को सामने लाया जाए। हाँ, मतलब इनको सरल बनाया जाए। एकदम। हम देखेंगे कि पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं, है ना? कैसे ये फिर रूढ़ियों में बदल जाते हैं और फिर हमारे व्यवहार में भेदभाव बनकर सामने आते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक अनुभव है जो यहाँ काफी प्रासंगिक होगा। अच्छा। हाँ, और साथ ही ये भी देखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान समानता और धर्मनिरपेक्षता के जरिए इसका क्या समाधान देता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत भारत की उस पहचान से करते हैं जो सबको पता है, इसकी विविधता। हाँ, क्या कुछ नहीं है यहाँ? धर्म, भाषाएं, खानपान, पहनावा, सब कुछ कितना अलग है, कितना रंगीन है। सही बात है। ये विविधता तो भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन स्रोत इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि यही विविधता कई बार अनजाने में ही हमें हम और वे में बांट देती है। अच्छा, कैसे? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमसे अलग दिखता है या अलग तरह से बात करता है, तो हमारा दिमाग एक तरह से उसे तुरंत किसी श्रेणी में डालने की कोशिश करता है। और यहीं से पूर्वाग्रह मतलब प्रेजुडिस की शुरुआत हो जाती है कि किसी के बारे में बिना जाने समझे एक राय बना लेना। हाँ बिल्कुल। पूर्वाग्रह एक तरह का मानसिक शॉर्टकट है, लेकिन ये नकारात्मक होता है ज्यादातर। जैसे ये मान लेना कि किसी खास इलाके के लोग कम पढ़े लिखे होंगे, या शायद किसी खास पेशा वाले लोग भरोसेमंद नहीं होते। हाँ, सुना है ऐसा। और ये राय अक्सर सुनी सुनाई बातों या अधूरे अनुभव पर आधारित होती है, तथ्यों पर नहीं। अच्छा, और फिर आती हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं यानी स्टीरियोटाइप्स। ये पूर्वाग्रह से कैसे अलग हुई फिर? देखो, रूढ़िबद्ध धारणाएं इन पूर्वाग्रहों को और पक्का करती हैं। ये किसी समूह के सभी लोगों को एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश है। सब ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मतलब एक लेबल लगा देना। हाँ बिल्कुल। जैसे पहाड़ी लोग सीधे होते हैं, व्यापारी चालाक होते हैं, या फिर वो आम धारणा कि लड़के रोते नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये धारणाएं सिर्फ गलत ही नहीं होती, बल्कि ये हमारे फैसले लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती हैं, भले ही हम सचेत रूप से इन पर विश्वास न भी करें। लड़के रोते नहीं, ये धारणा तो मतलब कितनी गहरी बैठी हुई है हमारे समाज में। बहुत ज्यादा। बचपन से ही इसे मन में बिठा दिया जाता है ना। हाँ। जब किसी लड़के को चोट लगती है और वो रोना चाहता है तो उसे टोका जाता है। तो उसे क्या संदेश मिलता है? यही कि भावनाओं को व्यक्त करना, खासकर दुख या दर्द को, वो कमजोरी है। और फिर धीरे धीरे वो अपनी स्वाभाविक मानवीय भावनाओं को दबाना सीख जाता है। ये सिर्फ उसकी भावनात्मक सेहत के लिए ही बुरा नहीं है, बल्कि ये एक अवास्तविक मर्दानगी का दबाव भी बनाता है। हाँ, कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता टाइप। बिल्कुल वही। यानी ये रूढ़ियां व्यक्ति की असल पहचान, उसकी भावनाओं और जरूरतों को नकार देती हैं। डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, तो भेदभाव सिर्फ सोचना नहीं है। नहीं, वो सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसके आधार पर किसी के साथ अलग बर्ताव करना है, एक्शन लेना है। जैसे किसी को अवसर ना देना, या उसे किसी समूह में शामिल ना करना, उसका अपमान करना, किसी को उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी और पहचान के कारण कम आंकना और उसे अवसरों या सम्मान से वंचित करना ही भेदभाव है। और स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का एक वाकया बताते हैं, आपने कहा था। हाँ, जो इसकी कड़वाहट को बहुत साफ दिखाता है। हाँ, वो कोरेगांव स्टेशन वाला अनुभव। हाँ, उसे थोड़ा विस्तार से बताएं। जरूर। डॉक्टर अंबेडकर अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। वो बच्चे थे, स्टेशन पर उतरे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे।
तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें देख के सोचा कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं और बड़े प्यार से बात की उनसे। अच्छा। लेकिन जैसे ही अंबेडकर जी ने बताया कि वो महार हैं जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था, स्टेशन मास्टर का रवैया फौरन बदल गया। एकदम से। हाँ, एकदम से। उनका वो जो स्नेह था वो गायब हो गया। हैरानी और शायद थोड़ी नफरत सी आ गई उनके चेहरे पर। और बैलगाड़ी वालों ने भी ले जाने से मना कर दिया था ना, यहाँ तक कि 2 गुना किराया देने पर भी। हाँ, कोई तैयारी नहीं हुआ। ये घटना दिखाती है कि भेदभाव कितना क्रूर हो सकता है, और ये सिर्फ आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं था। सही बात है। वो अच्छे कपड़े पहने थे, किराया देने को तैयार थे, फिर भी ये समाज में गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रहों पर आधारित था। पैसे से नहीं मिटता ये। कल्पना करना भी मुश्किल है कि प्यास लगी हो और किसी को सिर्फ उसकी पहचान के कारण पानी पीने से रोक दिया जाए। कितना कितना अपमानजनक और दुखद होगा ये। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है ना। और रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम ऐसे हल्के या गंभीर भेदभाव देखते हैं। हाँ, जैसे वो गांव वाले पिछड़े होते हैं और शहर वाले मतलबी होते हैं। बिल्कुल। ये दोनों ही सोच वास्तविकता से कितनी परे हैं। असलियत तो कहीं ज्यादा जटिल होती है। या फिर किसी के बोलने के लहजे का मजाक उड़ाना। हमारे देश में तो कहते हैं, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। एकदम सही। भाषाई विविधता तो हमारी धरोहर है, कोई कमजोरी नहीं। किसी के लहजे पर हंसना या उसे कमतर समझना असल में उसकी पृष्ठभूमि और पहचान का अनादर करना है। इसी तरह लड़कियां ये काम नहीं कर सकती या वो खेल नहीं सकती जैसी बातें भी तो प्रतिभा को सीमित करती हैं। हाँ, जबकि अब तो ये बात पुरानी हो गई। अवसर मिलने पर लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत एक और महत्वपूर्ण पहलू उठाते हैं, वो है दोहरे भेदभाव का। दोहरा भेदभाव, ये क्या है? ये तब होता है जब कोई व्यक्ति एक से ज्यादा आधारों पर भेदभाव का शिकार होता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो एक वंचित जाति या समुदाय से है और साथ ही गरीब भी है। तो उसे लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर, मतलब तीनों वजहों से अवसरों से वंचित रखा जा सकता है। उसकी चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। अरे बाप रे! यानी उसकी पहचान के कई पहलू मिलकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। हाँ, और यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है। हमें किसी को उसकी समूह पहचान के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में दिखना और समझना चाहिए। और इन सब असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का भी तो एक लंबा इतिहास रहा है भारत में। बिल्कुल रहा है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि दलितों ने मंदिर प्रवेश और सामाजिक सम्मान के लिए कितने आंदोलन किए। जी हाँ। महिलाओं ने शिक्षा और बराबरी के अधिकारों के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। हाँ। किसानों और आदिवासियों ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। ये संघर्ष बताते हैं कि समानता अपने आप नहीं आती, उसे हासिल करना पड़ता है। सही कहा। और यहीं पर मुझे लगता है भारतीय संविधान की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ने समानता को हमारे लोकतंत्र का मूल आधार बनाया। संविधान सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर मानता है और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी ठहराता है। और अवसर की समानता की भी गारंटी देता है ना? हाँ, बिल्कुल। सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकान, होटल, कुएं, तालाब, सड़कें, इन सब तक सबकी पहुंच, सरकारी नौकरियों में समान अवसर और अपनी पसंद का पेशा चुनने की स्वतंत्रता, ये सब संवैधानिक अधिकार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का अंत। हाँ, उसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये बहुत बड़ा कदम था। संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर भी जोर देता है। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। अच्छा। सरकार सभी धर्म का समान आदर करेगी और किसी के साथ धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करेगी। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आजादी है। लेकिन इसमें शायद एक शर्त भी है। हाँ, शर्त यह है कि इससे दूसरों के अधिकारों का हनन न हो या पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए थे, जहां तक मुझे याद है 42 संशोधन में। हाँ, बिल्कुल सही। ये शब्द सामाजिक, आर्थिक न्याय और धार्मिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और पुख्ता करते हैं। प्रस्तावना एक तरह से संविधान का सार है, उसकी आत्मा है, जो हम भारत के लोग से शुरू होकर देश के आदर्शों को सामने रखती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये संवैधानिक गारंटी जमीनी हकीकत में पूरी तरह उतर पाई हैं? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं।
देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि कानूनी प्रावधान होना एक बात है और सामाजिक मानसिकता बदलना दूसरी। दोनों में फर्क है। हाँ, ये तो है। कानून एक ढांचा और दिशा देता है, लेकिन पूर्वाग्रह और भेदभाव समाज में फिर भी मौजूद रहते हैं। इसलिए संविधान का पालन करवाना और सामाजिक जागरूकता फैलाना, ये दोनों लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। मतलब ये काम कभी खत्म नहीं होता। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन अधिकारों को लागू करे और नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। सिर्फ सरकार पे नहीं छोड़ सकते। ये बात सोचने वाली है। आपने कहा नागरिक, तो जब भी मन में वो हम बनाम वे वाली भावना आए, शायद हमें प्रस्तावना की वो पहली पंक्ति याद करनी चाहिए। हम भारत के लोग। बिल्कुल, वो हमें हमारी साझा पहचान और साझा जिम्मेदारी की याद दिलाती है। अच्छा, अब श्रोताओं के सोचने के लिए कुछ स्थितियां रखते हैं हाँ, बिल्कुल। जिन पर वो विचार कर सकते हैं। जैसे, अगर स्कूल या कॉलेज में किसी के पहनावे या आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो क्या चुप रहना सही है या कुछ और किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं उस वक्त? दूसरा, मान लीजिए परिवार या दोस्तों के बीच अगर कोई किसी समुदाय या धर्म के बारे में कोई रूढ़िवादी या नकारात्मक टिप्पणी करे, तो उस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? कैसे जवाब दें? हाँ, ये अक्सर होता है। या फिर किसी के बोलने के तरीके या लहजे पर अगर कोई हंसे, तो क्या भाषाई विविधता के सम्मान की बात उठाई जा सकती है? कैसे? और वो जो बातें होती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती या लड़के ऐसे नहीं होते, ऐसी बातें सुनकर क्या उदाहरणों से इस सोच को चुनौती दी जा सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छे सवाल हैं सोचने के लिए। ये स्थितियां हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इन मुद्दों से जूझने के लिए तैयार करती हैं। हाँ, तो आज की इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें हैं जो हम श्रोताओं के लिए निकाल सकते हैं? टेक अवेज क्या हैं? मेरे विचार में 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, विविधता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि पूर्वाग्रह और असहिष्णुता समस्या है। विविधता को खुले मन से स्वीकारना जरूरी है, उसे एंजॉय करना चाहिए। सही कहा। और दूसरा, लगातार इन खांचों पर सवाल उठाने की जरूरत है, अपने मन में भी और समाज में भी। खुद से भी सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा तीसरा ये कि संविधान हमें समानता और न्याय का रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कानूनी अधिकार और सामाजिक बदलाव साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल सही कहा। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे अपने आसपास की दुनिया किसी और के लिए थोड़ी अधिक निष्पक्ष, थोड़ी ज्यादा मानवीय बन सके? बहुत अच्छा सवाल है। वो कदम शायद किसी की मदद करना हो, या किसी के बारे में बनी बनाई राय पर सवाल उठाना हो, या बस किसी को बिना जज किए सुनना हो। हाँ, उस एक छोटे कदम को उठाने का प्रयास करें। शायद यही नागरिक होने का सही अर्थ है।